दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आजकल किसान आंदोलन चर्चा में है। आप इसको किसान आंदोलन कहेंगे या केजरीवाल द्वारा स्पॉन्सर्ड आंदोलन, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसकी तह तक नहीं जाएंगे, हम इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें लगेगा कि शायद ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। हकीकत ये है कि जिस तरह से ये आंदोलन बनाया गया है और जिस रफ्तार से इसको खड़ा किया गया है, और वो भी जब केजरीवाल की कोर्ट में डेट है 17 फरवरी, उससे पहले भारत के न्यायालय और भारत सरकार के ऊपर दबाव डालने का जो प्रयास किया जा रहा है, इससे साफ लगता है कि ये किसान आंदोलन कम है और केजरीवाल का स्पॉन्सर्ड आंदोलन ज्यादा है। इनमें दो चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला, इनकी जो मांगे हैं हम उसका एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या उनकी मांगे वास्तव में जायज हैं या एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है। दूसरा, अगर ये लोग वास्तव में इतने चिंतित हैं, तो इन्होंने अभी तक भारत सरकार के साथ कोऑपरेशन या कोऑपरेट क्यों नहीं किया। तीसरा, पंजाब सरकार की भूमिका और वो क्यों इस पूरे घटनाक्रम से नदारद रहे, और उसके बाद सरकार को क्या करना चाहिए, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये सच्चाई देश के हर कोने तक जाए और लोग इस पूरे घटनाक्रम को ढंग से समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो 12 मांगे किसानों ने रखी हैं, उनका क्या औचित्य है, क्या वो वास्तव में देश हित में है, क्या उससे किसानों का फायदा होगा या नहीं। इस बात को समझना जरूरी है। इसीलिए एक एक लाइन को हम ढंग से पढ़ेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, किसान यूनियनों ने 12 डिमांड रखी है, लेकिन इस बार आप ध्यान से इस बात को समझिएगा कि इसमें हरियाणा की किसान यूनियन नहीं है। इस बार जो पिछली बार संयुक्त मोर्चा बना था 2021 के समय, उसमें से बहुत सारे जो संस्थाएं थी, जो बहुत सारे कृषि संगठन थे, अलग अलग राज्यों से थे, इस समय सब गायब है। इस बार पूरा का पूरा फोकस पंजाब और पंजाब के जो स्पॉन्सर्ड सरकार द्वारा और केजरीवाल द्वारा स्पॉन्सर्ड किसान नेता हैं, वो ही इसकी अगुवाई कर रहे हैं। पहली डिमांड इनकी है, एनेक्टमेंट ए लॉ गारंटीइंग एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स एज पर द डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। दोस्तों, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ध्यान से उसको पढ़िए और डाउनलोड करिए। बहुत ज्यादा कमियां हैं उस रिपोर्ट में। अपने आप में स्वामीनाथन रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं ताकि आपको स्थिति क्लियर हो जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। यहां तक भी उन्होंने कहा कि एपीएमसी का रिफॉर्म होना चाहिए, जो हिंदुस्तान में सरप्लस क्रॉप हैं उनमें से एमएसपी हटा देना चाहिए, जो शॉर्टेज में हैं उनको एमएसपी देना चाहिए। किसान नेता इन सब बातों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक बात को लेके बैठे हैं कि स्वामीनाथन ने ये कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे 50% जोड़ के आप किसानों को एमएसपी दीजिए। ये अपने आप में बहुत डिफेक्टिव फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूला पे चलेंगे तो भारत एक कम्युनिस्ट राज्य या राष्ट्र बन जाएगा। अब वो कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। एक किसान है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 रुपए है, उसको एमएसपी मिलेगा 30 रुपए। एक किसान है जो मेहनत नहीं करता है, जो नहीं सही तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करता है, आउटडेटेड तरीके से काम करता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है 30 रुपए किलो। अगर हम स्वामीनाथन फॉर्मूला के हिसाब से जाएं तो जिसने मेहनत नहीं करी, जिसने ध्यान से काम नहीं किया, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, उसको मिलेगा, उसको मिलना चाहिए एमएसपी 45 रुपए, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 रुपए है। इसका मतलब जो डॉक्टर स्वामीनाथन का फॉर्मूला है वो इनएफिशिएंसी को प्रमोट करता है, एफिशिएंसी को डिस्करेज करता है। दूसरी तरफ आज आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में यह कहा जाता है कि इससे किसानों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती है, इसीलिए हम नेचुरल एग्रीकल्चर या नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं।
ताकि किसानों का खर्चा कम हो। जब किसानों का खर्चा कम होगा तो डॉक्टर स्वामीनाथन की फिलॉसफी के हिसाब से उन किसानों को एमएसपी भी कम मिलेगा। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक खेती करेगा उसको दाम कम मिलेंगे, जो जितना ज्यादा पॉल्यूशन करेगा, जितने ज्यादा इनएफिशिएंसी से काम करेगा, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो उसको ज्यादा एमएसपी मिलनी चाहिए। ये है डॉक्टर स्वामीनाथन साहब का फॉर्मूला। क्या ये देश के लिए और किसानों के लिए उचित है? कहीं से भी ये लॉजिकल है? ये बात आज समझने की। इसीलिए बार बार जो लोग कहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को अपनाया जाए, वो इस बात को समझना नहीं चाहते कि डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो हाईली डिफेक्टिव हैं। अगर मैं कहूं इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल हैं, और अगर मैं टेक्निकली कहूं तो वो, या मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो वो इलॉजिकल है। इस बात पे हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि हम राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन एक बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से खासकर एक्सटेंशन सर्विसेज में अच्छा काम किया, लेकिन जब पॉलिसीज की बात आई तो वो कहीं ना कहीं चूक गए, क्योंकि शायद इकोनॉमी उनका सब्जेक्ट नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने किसानों की वाहवाही लूटने के लिए किया हो, कुछ भी कारण हो सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन लॉजिक समझ में नहीं आता है। दूसरा मुद्दा आता है जो किसान बार बार बोलते हैं, डेट वेवर, कि जो हमने ऋण लिया है उसकी माफी होनी चाहिए। किसानों को यह बात नहीं समझ में आती कि जो ऋण आप लेते हैं वो जनता का पैसा होता है, वो सरकार का नहीं होता। बैंक जो आपको लोन देते हैं, वो जो डिपॉजिटर्स हैं, आपके और हमारे जैसे लोग, वो लोन के रूप में दिया जाता है। जब आप उनकी माफी की बात करते हैं तो खर्चा बैंक पे पड़ता है, आम आदमी का डिपॉजिट कम होता है। अब उसको पूरा करने के लिए सरकार को नोट छापने होंगे। जब आप नोट छाप के बैंकों को दोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और फिर यही किसान नेता और यही एक्टिविस्ट बोलेंगे देश में महंगाई बढ़ रही है। और इसके बाद ये क्या गारंटी है कि हर बार हर 5 साल बाद लोन वेवर ना हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा कि पिछली बार चुनाव से पहले लोन वेवर हुआ, इस बार भी लोन वेवर होगा, तो एक इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा। किसान भारत सरकार के और भारत के जो टैक्स पेयर्स हैं या जो सेविंग अकाउंट हैं, उनके पैसे का लगातार मिसयूज करेंगे और एक फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन देश में खड़ा हो जाएगा। किसान नेता ये बात क्यों नहीं समझते? इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को लेके किसानों का यह कहना है कि भारत सरकार अगर कुछ भी काम करना चाहती है, देश में प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, तो किसान की परमिशन जरूरी है। तो क्या देश उससे तरक्की करेगा? कहने का मतलब यह है कि अगर आज आपको एयरपोर्ट बनाने हैं और आपको 2000 एकड़ जमीन चाहिए, बीच में 1000 एकड़ किसानों ने तो हाँ बोल दिया, 1000 जो बीच बीच में जिनके पैच है वो बोलेंगे जी हम तो नहीं देते, हमें 4 गुना रेट दो, 10 गुना रेट दो। क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे? और एक बात किसान ये क्यों नहीं भूल जाते कि जो जमीन है वो राष्ट्रीय संपत्ति है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आपके पास ओनरशिप है उस जमीन को इस्तेमाल करने का, खेती करने का, लेकिन वहां पे आप माइनिंग भी नहीं कर सकते। अगर आप ध्यान से देखें देश के कानून को, अगर उस जमीन की संपदा के नीचे मान लीजिए कि कोयला है, पेट्रोल है, कोई मिनरल है, वो भी किसान निकाल के अपनी मनमर्जी से माइनिंग करके व्यापार नहीं कर सकता है, क्योंकि जो जमीन है वो राष्ट्रीय संपदा है, किसानों को दी जाती है खेती करने के लिए और बदले में बाजार उनको पैसा देता है। ये लॉजिक है जिसके आधार पे लैंड एक्विजिशन और लैंड सीलिंग एक्ट डिजाइन किए जाते हैं। इसके बाद चौथी डिमांड किसानों ने रखी है लखीमपुर खीरी मैसेकर को लेकर, कि जो लखीमपुर में किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई थी उन लोगों को दंड दिया जाए। बिल्कुल सही है, अगर किसी ने गुनाह किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने भारत के लाल किले को अपमानित किया, देश को शर्मसार किया, उन लोगों पे सजा अगर होती है तो यही किसान नेता बोलते हैं नहीं, उनको माफ कर दिया जाए। जिन लोगों ने बॉर्डर पे बलात्कार किए, हत्याएं करी, उन पे जब केस दर्ज होते हैं तो ये कहते हैं कि साहब या तो हमारे आदमी नहीं थे या उनकी सजाएं माफ कर दी जाए। अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये डिमांड भी किसान नेताओं की रही है। क्या इसमें विरोधाभास नहीं लगता?
अगर लखीमपुर खीरी के लोग गुनहगार हैं तो लाल किले को बदनाम करने वाले, देश के सामने शर्मसार करने वाली हरकतें जो की गई, क्या उनके गुनहगारों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? किसान नेता इस पे खामोश क्यों हो जाते हैं? ये अपने आप में बताता है कि इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। पांचवी डिमांड जो बड़ी हास्यास्पद है, किसानों को और किसान नेताओं को शायद ये लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ खेती है और जो वो चाहेंगे देश वैसे चलेगा। इन्होंने डिमांड रखी है कि भारत सरकार WTO से बाहर आ जाए और जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं उन सबसे वापस हो ले। इनको ये बात समझ में नहीं आती है कि हिंदुस्तान में खेती के अलावा, खेती तो मात्र 15% है, 85% जो व्यापार होता है वो नॉन एग्रीकल्चर है। उसका सारा रिलेशन WTO और वर्ल्ड ट्रेड से होता है। हमें कच्चा माल लाना भी होता है और फिनिश गुड्स बेचना भी होता है और बहुत जगह कच्चा माल भी बेचना होता है। ये चाहते हैं कि आप सबसे बाहर आ जाओ, सिर्फ हमारी चिंता करो क्योंकि हम किसान हैं, और हमारे नेताओं ने उनको गलतफहमी ये दे दी कि ये अन्नदाता है। अन्नदाता तो नेचर है, कुदरत है, प्रकृति है। किसान सिर्फ उसका दोहन करता है। किसान अन्नदाता नहीं है, अन्नदाता धरती है। अगर धरती नहीं होगी तो क्या किसान खेती कर पाएगा? अगर किसान नहीं होगा तब भी खेती हो जाएगी, चाहे वो मशीनों के साधन से हो। किसानों को ये गलतफहमी से बाहर आ जाना चाहिए। पॉलिटिशियंस ने उनको बहुत बड़ी दिमाग में गलतफहमी डाल दी है कि वो अन्नदाता है। इस इमोशनल कार्ड को वो बार बार खेलते हैं और आम आदमी के सामने ये घोषित करने की कोशिश करते हैं कि देश को बचाने वाले सिर्फ वही हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते कि देश में उनका एक अपना रोल है और बाकी समाज भी और बाकी देश भी उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है। अगर किसानों को कपड़ा चाहिए तो वो किसान पैदा नहीं कर रहा है, वो इंडस्ट्रीज पैदा कर रही है। उनके जूते, उनके बच्चों की जरूरतें, उनकी बाकी जरूरतें, उनके ट्रैक्टर, ये किसान पैदा नहीं कर रहा है, ये इकोनॉमी के बाकी क्षेत्र पैदा कर रहे हैं। क्या किसानों को ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए? वो अपने आप को सबसे ऊपर रखने की कोशिश क्यों करते हैं? ये एरोगेंस किस लिए? इसका कारण हमारे राजनेता हैं जिन्होंने गलतफहमियां समाज में पैदा करी, वो भी पॉलिटिक्स के लिए, वोट की राजनीति के लिए। इसके अलावा जो छठी डिमांड है किसानों का, ये कहना कि पेंशन टू फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स। सिर्फ किसान ही क्यों, फिर हर मजदूर को मिलना चाहिए, हर नागरिक को मिलना चाहिए। क्यों बाकी समाज के लोग का काम नहीं करते? क्या मजदूर काम नहीं करता है? क्या ट्रक ड्राइवर काम नहीं करता है? क्या ठेले वाला सब्जी नहीं बेचता है? अगर ठेले वाले सब्जी बेचना बंद कर दें तो किसान का माल कौन खरीदेगा? क्या ये डिमांड लॉजिकल है कि सबको पेंशन मिले? और अगर आपको पेंशन चाहिए तो जो आप पूरी जिंदगी कमाते हैं आप उसको सेविंग करिए, आप उसको ढंग से इन्वेस्ट करिए। सरकार को ये बोलिए कि हमें ऐसी सेविंग प्लान दो जिससे हमारे बुढ़ापे में हमें थोड़ी बहुत पेंशन मिल जाए, क्योंकि एसेट इन्हीं के पास रहेंगे। चाहे ये बूढ़े हो जाएं, जमीनें इन्हीं के पास रहेंगी, जमीनें नहीं छीनी जाती। फिर इनका परिवार है जो उन जमीनों पे खेती करेगा। अब अगर ये कहना चाहते हैं किसान भाई कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखेंगे इसलिए सरकार को पेंशन देनी है, तो फिर ये संस्कारों की समस्या है, ये सरकार की समस्या नहीं है। इसका मतलब किसान अपने बच्चों में वो संस्कार नहीं दे पा रहे जिससे वो उनको बुढ़ापे में उनका ध्यान रख सके। तो ये सोशल प्रॉब्लम है, इसको इकोनॉमिक इशू बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ एक राजनीति है। इसके अलावा किसानों ने यह कहा है कि जो लोग आंदोलन में मरे थे, जो यहाँ पे 600-700 लोग किसान आंदोलन में जिनकी मौत हुई थी, उनको मुआवजा दिया जाए और उनके बच्चों को परिवार में से किसी एक को नौकरी दी जाए। उनको लेके कौन आया था? अगर आपको पता था कि वो लोग बीमार हैं, आप उनको लाके बॉर्डर पे क्यों बिठाया था? कौन लोग थे जो वो उनको लेके आए थे? सबसे पहले तो उन पे मुकदमा होना चाहिए कि उन्होंने लोगों की जान को खतरे में डाला। अगर वो फिजिकली फिट नहीं थे, हेल्थ वाइज ठीक नहीं थे, तो उनको यहां लाने का, उनको उकसाने का प्रयास किसने किया? ये अबेटमेंट कहलाएगा, ये उकसाने की कार्रवाई कहलाएगी। और पहले तो उन लोगों पे केस होना चाहिए जिन्होंने ऐसे वल्नरेबल किसानों को उकसाया जिनसे उनकी जान गई। और जहां तक बात है उन किसानों की, तो ये डिमांड आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट से करिए।
क्योंकि आप जिम्मेवार हैं, ये किसान नेता जिम्मेवार हैं उन लोगों की दर्दनाक मौत के लिए, क्योंकि जो बातों से काम हो सकता था उसके लिए आपने प्रदर्शन किए। और अगर ये सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं तो इन्होंने जितनी भी हाईवेज ब्लॉक किए उसके कारण कितनी एम्बुलेंसेस दिल्ली नहीं आ पाई, जिसके कारण कई लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिला, उन लोगों की मौत हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या उन सब के लिए किसान नेताओं को दोषी बना के इन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए? ये सोचने की बात है। सिर्फ ये कहना कि हम किसान हैं और जो हम कहेंगे वही देश मानेगा, तो मुझे लगता है ये राजनीति है, इसके पीछे लॉजिक नहीं। 8वां अमेंडमेंट जो ये चाहते हैं, ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है, जिसमें मीटर लगेंगे, किसानों को भी बिजली का बिल देना पड़ेगा, ये कहते हैं आप उसको खत्म कर दीजिए। मतलब इनके लोन भी खत्म कर दो, इनके बिजली के बिल भी खत्म कर दो, इनको एमएसपी भी बढ़ा के दो, इनको सारी सुविधाएं दो। क्यों? बिजली का बिल जब ये इस्तेमाल करते हैं, आज आप पंजाब में चले जाइए, हर पंजाब के गांव के बीच में आपको एक बड़ा घर मिलेगा। आप उन घरों का एक इंस्पेक्शन कराइए। क्या पंजाब सरकार ये एफिडेविट देगी कि जितने भी घर हैं पंजाब में और जिनका बिजली का बिल, हर एक घर में जो एसी लगा हुआ है उनका बिजली का बिल कितना आता है, क्या इन पे कोई एफिडेविट आएगा, कोई श्वेत पत्र आएगा पंजाब सरकार की तरफ से? और ये कोई बताएगा कि पंजाब के हर ट्यूबवेल पे 50,000 से ज्यादा का बिजली का बिल जो सब्सिडी है वो क्यों दी जा रही है? कौन सी ऐसी फसल उग रही है जिसमें 50,000 रुपए का पानी लगता हो, मतलब बिजली का बिल, जिससे जमीन से पानी निकाल के सिंचाई की जाती है? ये हो क्या रहा है कि जितना भी बिजली का बिल आ रहा, जितने बिजली के कनेक्शन हैं उनको अपने फार्म हाउस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि बिल तो नाम आता है ट्यूबवेल के नाम पे, और उसको ये चाहते हैं फ्री हो जाए और उस ट्यूबवेल की बिजली से घर भी चले और पूरी शानो शौकत चले, हर कमरे में स्प्लिट एसी लगे हुए हैं। आप जाके पंजाब के घर देख लीजिए, मैं जाता रहा हूं, एज ए विटनेस मैं आपको बता रहा हूं। अगर पंजाब सरकार ये बोलती है कि ये गलत है, तो मुझे लगता है कि इस पे एक पूरी जांच बैठनी चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को एक एक्सपर्ट कमेटी बना के जितने भी ट्यूबवेल हैं उनकी जांच करनी चाहिए कि ये बिजली का बिल इतना क्यों आ रहा है, ये बिजली कहाँ जा रही है। क्या पंजाब सरकार और सिख जो किसान जत्थेबंदियां हैं, क्या वो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार होंगी? ये मेरा उनसे निवेदन है कि अपने विचार व्यक्त करें। 9वीं मांग इन्होंने ये करी है कि साहब मनरेगा में जो डेली वेज है उसको 700 रुपए कर देना चाहिए। फिर मनरेगा ही क्यों, सारी लेबर का 700 हो जाना चाहिए। फिर ये किसान कहते हैं कि मनरेगा में 700 रुपए लेबर को दो और उस लेबर को बोलो कि वो किसान के खेत पे काम करे। फिर फैक्ट्री में क्या प्रॉब्लम है? अगर फैक्ट्री की लेबर को भी भारत सरकार मनरेगा के तहत 700 रुपए दे दे और हम उसको अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, दिक्कत क्या है? उसी लेबर को हम अपने मोहल्ले में क्लीनिंग में इस्तेमाल करेंगे, उसी लेबर को हम बाकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ किसान के खेत पे क्यों? किसान को एमएसपी भी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी चाहिए, उस पे 50% प्रॉफिट भी चाहिए, बिजली भी फ्री चाहिए, 700 रुपए लेबर का भी चाहिए, और वो लेबर किसान के खेत में काम करे। ये क्या लॉजिक है? इसको समझना जरूरी है। एक बात सही है, किसानों ने कहा कि जो फेक सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और इंप्रूव्ड जो सीड मिलते हैं, जो घटिया बीज और खाद मिलती है, उसकी क्वालिटी पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात सही है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन किसानों ने क्या जो उनके आसपास दुकानें उनकी कभी शिकायत करी? उनकी मंडियों में जो डुप्लीकेट सीड और पेस्टिसाइड बिकते हैं, क्या कभी उन्होंने उनकी शिकायत करी? पहले तो ये किसान जत्थेबंदियां ये बताएं कि आज तक उन्होंने कितनी शिकायतें करी, उनकी कॉपी जरा इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि पता लगे कि किस किस के नाम पे आपने क्या क्या शिकायत करी। सिर्फ ये कहना कि सरकार कार्रवाई करे, सरकार तो कार्रवाई करेगी अगर कोई शिकायत करेगा तो। जब आप शिकायत ही नहीं करोगे तो कार्रवाई कैसे होगी? और ये काम तो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो उस पे आप मान साहब से क्यों नहीं बोलते? केजरीवाल की सरकार, आम आदमी की सरकार है वहां पे, तो आप क्यों नहीं बोलते कि उन पे कार्रवाई हो? साउथ में पिछले जब आंदोलन हुआ था तो इनको साउथ इंडिया से कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा था। इस बार साउथ इंडिया के किसानों को खुश करने के लिए पंजाब की जो जत्थेबंदियां हैं,
फार्मर एसोसिएशन है, उन्होंने एक एजेंडा जोड़ दिया है कि नेशनल कमीशन फॉर स्पाइसेस, चिली, टर्मरिक एंड अदर स्पाइसेस। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, सरकार कर सकती है। मुझे नहीं लगता इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्पाइस बोर्ड्स हैं जो इसका काम कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर स्पाइसेस का मैंडेट क्या होगा? कम से कम इतना तो एक पेपर किसान जत्थेबंदियां बना के दे दें कि ये चाहते क्या है, क्योंकि स्पाइस बोर्ड ऑलरेडी है। अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जो फसलें उनके लिए काम कर रही हैं, यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर स्पाइसेस से इनका क्या मतलब है, ये उसमें क्या करना चाहते हैं? मेरा निवेदन है कि किसान नेता थोड़ा टाइम लगाएं और 2 पेज का एक कागज बना के जनता के सामने रखें। इसके बाद इन्होंने कहा है, आखिरी पॉइंट, 12वां पॉइंट, एंश्योर द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल ओवर वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड, स्टॉपिंग कंपनीज फॉर प्लंडरिंग ट्राइबल लैंड। इस पे तो ऑलरेडी कानून है, आप ट्राइबल लैंड और फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर कर ही नहीं सकते, इस पे तो ऑलरेडी कानून बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि किसान नेता किसकी बात कर रहे हैं। और अगर कहीं पे अतिक्रमण होता है, अफेक्टेड पार्टी अपने लोकल कोर्ट्स में जा सकती है, हाई कोर्ट में जा सकती है, एनजीटी में जा सकती है, क्योंकि पानी, फॉरेस्ट लैंड एक्विजिशन अगर है और गलत ढंग से हो रहा है, जमीन के ऊपर या फॉरेस्ट पे कब्जा हो रहा है या वाटर बॉडीज को खराब किया जा रहा है, तो एनजीटी तो इसीलिए बनाया गया है। एनजीटी का दर्जा एनवायरमेंटल मैटर्स में ऑलमोस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट। तो क्या किसान जत्थेबंदियों ने कभी एनजीटी में एप्लीकेशन डाली कि यहां पे अतिक्रमण हो रहा है? दोस्तों, मेरे को ये 12 पॉइंट इसलिए आपसे डिस्कस करने थे ताकि आप तक सच्चाई पहुंचे कि ये जो आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये केजरीवाल आंदोलन है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप इस वीडियो को तब तक शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इस पे और बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने रखने वाला हूं। जितने भी ट्रैक्टर और गाड़ियां इस आंदोलन में जुड़ रही हैं, मेरा निवेदन है सरकार से, भारत सरकार से और सिक्योरिटी एजेंसी से, इंटेलिजेंस एजेंसी से, इन सब गाड़ियों के नंबर नोट किए जाएं, इन ट्रैक्टरों के, कारों के नंबर नोट किए जाएं और पता लगाया जाए कि ये लोग कौन हैं, ये किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं, इनका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। आपको एक ट्रेंड मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरा आंदोलन है, इसके पीछे पंजाब सरकार का भी समर्थन है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस दिन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, उस दिन भगवंत मान साहब अरविंद केजरीवाल के साथ टूरिज्म कर रहे थे, वो अपने राज्य में नहीं थे, ताकि उनसे कोई सवाल ना कर सके, उनसे कोई पूछ ना सके। जिस दिन सबसे बड़ी मीटिंग है, उस दिन वहां के मुख्यमंत्री को गायब होना अपने आप में बताता है कि वो कितने सीरियस है। इन्हीं मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले कहा था कि बातें, जो हमारी मीटिंग थी वो सक्सेसफुल हुई, लेकिन दिल्ली की तरफ कूच जारी रहेगा। क्यों? क्योंकि 17 फरवरी को केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है। ये उनके समर्थन में किया जा रहा है, ताकि केंद्र सरकार, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से दबाव डलवाया जा सके कि अगर आपने केजरीवाल को हाथ लगाया तो हम बवाल कर देंगे। ये एक पॉलिटिकल मैसेज है, इसमें किसानों का कहीं कोई एजेंडा नहीं है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस बार इन सारी जो कमेटी मीटिंग्स है, खासकर जो मैंडेटरी एमएसपी की मांग बार बार ये किसान कर रहे हैं, इस पे एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि किस तरह से ये किसानों के लिए खतरनाक है। किसान ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे। मैंने बहुत सारे किसान नेताओं से बात करी और सब ने कहा कि इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इसके पीछे लॉजिक नहीं है, इसलिए मांग बार बार उठाई जा रही है। मैं इस पे डिटेल में चर्चा करूंगा कि किस तरह से जो लीगल एमएसपी की गारंटी की जो हम बात कर रहे हैं, वो कैसे किसानों को बर्बाद करेगी। इसकी चर्चा मैं आने वाले वीडियोस में करूंगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, जो घटनाएं हो रही हैं उस पर नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए रखे हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक वंदे मातरम।